हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की 5th वीडियो की। इससे पहले 4 वीडियो हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। केवीएस पीजीटी की इकोनॉमिक्स की अलग से आपको सीरीज़ मिल जाएगी, उसमें वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो एचटेट से लिए हैं, एनवीएस से लिए हैं, केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं और DSSB और सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़ा है तो आप प्लीज़ उसे सेंड कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न टू कम्पीट और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसे मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। ईमेल आईडी है itshardev.singh@gmail.com। तो इस पे आप वो क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, चाहे वो पीजीटी का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, किसी भी ईयर का हो, या फिर सेट का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, तो आप उस पर सेंड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th वीडियो। उससे पहले एक करेक्शन है। देखिए, 3rd वीडियो में मैंने बात करी थी विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इस क्वेश्चन की हमने बात करी थी, जिसका मैंने आंसर बताया था आपको ऑप्शन 3rd, यानी कि इट इज़ रिलेटेड टू वीक ऑर्डरिंग। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग से रिलेटेड था। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस करना भूल गया कि यहाँ पे 1948 दिया है, जबकि ये थ्योरी जो आई थी वो 1938 में आई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन 3 जो है वो गलत था, लेकिन इसके साथ साथ ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो आंसर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया था, यह 1948 लिखा हुआ है, जबकि ये 1938 में आई थी। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियोस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स वो होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो क्या है, एक इनविजिबल गुड है। तो अगर हमें इन ऑप्शन में से चूज करना हो कि कौन सी इनविजिबल गुड नहीं है, तो वो देख लेते हैं हम। शिपिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने अपना कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है शिपिंग के थ्रू और उसमें आपका खर्चा आ रहा है, तो वो क्या है, एक इनविजिबल गुड है, क्योंकि इसमें आप कोई सामान नहीं खरीद रहे, आपको इसके बदले में कोई भी सामान नहीं मिल रहा है, बस आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाया जा रहा है शिप के थ्रू। ना आप शिप को खरीदने के पैसे दे रहे हैं, ना आप उस सामान के पैसे दे रहे हैं, आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के पैसे दे रहे हैं, यानी कि आप सर्विस के चार्जेस दे रहे हैं। तो जो सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल गुड में आती हैं। तो ये एक इनविजिबल गुड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से, तो ये क्या है, ये एक विजिबल गुड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है वो किसी न किसी मशीन की फॉर्म में आती है, किसी न किसी टेक की फॉर्म में आती है। ओके, तो ये एक विजिबल गुड होगी, ये एक इनविजिबल गुड नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसिव। बैंक जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में जो वो चार्जेस लेता है वो भी इनविजिबल गुड में ही आएगा। इंटरेस्ट एंड लोन पेमेंट, इंटरेस्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बैंक को, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं जो आपने लोन लिया हुआ है उस पर, तो वो भी किस में है, एक सर्विस चार्ज में ही आएगा। तो ये 4th ऑप्शन भी क्या है, इनविजिबल गुड है। इनमें से जो इनविजिबल गुड नहीं है वो है इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। Next question. The relationship between tax rate and amount of revenue is shown by लाफर कर्व, फिलिप्स कर्व, एंजल कर्व या फिर डाल्टन कर्व। देखिए, लाफर कर्व जो होती है वो हमें बताती है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच का रिलेशनशिप। तो लाफर कर्व के हिसाब से जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाते रहेंगे आपका टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता रहेगा, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। उसके बाद आपका टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने टैक्स रेट इंक्रीज किया आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, एक लिमिट तक ऊपर गया, और उसके बाद जो है आपका टैक्स रेवेन्यू, अगर आप इस पॉइंट से ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ा देते हैं तो आपका टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं। अगर हम फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व हमें रिलेशनशिप बताती है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो फिलिप्स कर्व ऐसे होती है, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिलिप्स कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें फिलिप्स कर्व की 2 वीडियो पड़ी होंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उन दोनों को देख लीजिएगा, आपको फिलिप्स कर्व के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर हम एंजल कर्व की बात करें तो एंजल कर्व हमें बताती है इनकम और क्वांटिटी ऑफ गुड के बीच में रिलेशन, यानी कि अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो आप कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदेंगे। अगर नॉर्मल गुड की बात करें तो एंजल कर्व होती है अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, अगर हम लग्जरी गुड की बात करें तो एंजल कर्व इस फॉर्म में होगी, यानी कि अगर आपकी इनकम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी उससे। तो ये केस होता है लग्जरी गुड का। अगर हम नेसेसिटी की बात करें, नेसेसिटी के केस में एंजल कर्व होती है ऐसे, यानी कि पहले जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी
आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये वर्टिकल हो जाती है, यानी कि आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि आपकी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक इनकम जब बढ़ती है आपकी नेसेसिटी जो है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद आप लग्जरी गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर इन्फीरियर गुड की बात करें तो एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि आपकी इनकम जब ज़्यादा है तो क्वांटिटी आप कम खरीद रहे हैं, जब आपकी इनकम कम होगी तो क्वांटिटी आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि इन्फीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन्फीरियर गुड के केस में एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। एक गुड आती है न्यूट्रल गुड। न्यूट्रल गुड वो गुड है कि आपकी इनकम कितनी भी हो जाए आपकी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, जैसे कि केस होता है सॉल्ट का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पहले भी एंजल कर्व के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर हम डाल्टन कर्व की बात करें तो ह्यूग डाल्टन ने हमें एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूग डाल्टन के द्वारा। ओके, इसके साथ साथ ये कंसेप्ट के बारे में बात किसने की थी, पिगू ने की थी, और पिगू ने इसे क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। ओके, डाल्टन ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और पिगू ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। तो इसमें डाल्टन ने कहा क्या था, डाल्टन का मानना था कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स की वजह से लोगों को डिसयूटिलिटी मिलती है, यानी लोगों की यूटिलिटी कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है टैक्स की वजह से। तो जो परचेजिंग पावर कम होती है उसकी वजह से लोगों को डिसयूटिलिटी होती है, यानी कि उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों को उससे यूटिलिटी मिलती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज आती है। अगर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रही है या गवर्नमेंट सड़क बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उससे लोगों को यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो डाल्टन का कहना था कि गवर्नमेंट को इस तरीके से एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि जो यूटिलिटी मिली है और जो डिसयूटिलिटी मिली है इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि वो यूटिलिटी जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से है वो इतनी ज़्यादा हो कि जो लोगों को टैक्स की वजह से डिसयूटिलिटी मिली है वो मिनिमम हो जाए उसके कंपैरिजन में। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इन्होंने जो कर्व दी थी जिसे हम डाल्टन कर्व यहाँ पे कह रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जैसे यूनिट टैक्स इंक्रीज होगा वैसे ही मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लोगों का बढ़ता रहता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ता रहता है। और जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कम होता रहता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ये पॉइंट आता है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। यानी गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे खर्चा करना चाहिए, इस पॉइंट पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए और इसी पॉइंट तक टैक्स लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज शोन बाय दैट इज लाफर कर्व। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट व्हेन ए डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अप। डिमांड शेड्यूल हमें क्या बताता है कि डिफरेंट प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस P1 है, हमने Q1 क्वांटिटी बाय करी, प्राइस P2 है, हमने Q2 क्वांटिटी बाय करी, प्राइस P3 है, हमने Q3 क्वांटिटी बाय करी। तो डिफरेंट प्राइस पे हम कितनी डिमांड कर रहे हैं वो हमें डिमांड शेड्यूल बताएगा। तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं रखी जाती जब हम डिमांड शेड्यूल ड्रॉ कर रहे हों, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ये हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आ जाएगा तो हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसमें भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ये भी कांस्टेंट रखा जाता है, कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट रखी जाती है। लेकिन उस गुड का प्राइस कांस्टेंट नहीं रखा जाता, क्योंकि डिमांड शेड्यूल बताता ही ये है कि उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस के चेंज होने पे हम कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे। तो ये चीज़ तो चेंज होती रहेगी, लेकिन ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इनको हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं रखते, जिस गुड का हम डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं उस गुड का प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, इलास्टिसिटी और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो ये फॉर्मूला है, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू इंटू में 1 - 1 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपने मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में सुना हो तो मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व ऐसे होती है, ये हमारी मार्जिन रेवेन्यू कर्व होती है। ओके, और हमारा मोनोपोलिस्ट जो है वो इस पॉइंट तक मान लीजिए क्या कर सकता है, सेल करेगा, इससे कम प्राइस पे वो सेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मार्जिन रेवेन्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। मार्जिन रेवेन्यू इस पॉइंट पे क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मोनोपोलिस्ट जो है हमेशा डिमांड करके उस पॉइंट पे सेल करता है जहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाती है, और इस पॉइंट से नीचे मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाता है हमारे प्रोड्यूसर के लिए, नेगेटिव हो जाता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए, जब हमारी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो हमारा मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मार्जिन रेवेन्यू हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब हमारी इलास्टिसिटी 1 है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलास्टिसिटी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू क्या है, जीरो है। तो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इससे ऊपर ऊपर पॉइंट पे ही सेल करता है, यानी कि डिमांड करके इसके ऊपर वाले पॉइंट पे ही रहेगा, इससे नीचे वाले पॉइंट पे वो सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसे नेगेटिव मार्जिन रेवेन्यू मिलता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कौन सा फॉर्मूला बताता है, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में ई। इसे कई बार ऐसे भी लिखा दे सकते हैं आपको, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू ई माइनस 1 अपॉन में ई, जिसे अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई अपॉन में ई माइनस 1 अपॉन में ई। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन में ई। ठीक है, तो ये दोनों केस में किसी भी तरीके से दिया हो, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका क्या हो जाता है, रिलेशनशिप का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स जनरेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन सेल एंड प्रोडक्टिविटी इज नोन एज। वो इकोनॉमिक्स जो प्रोडक्शन की सेल बढ़ने से या प्रोडक्टिविटी बढ़ने से होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहते हैं, फॉल्स इकोनॉमिक्स कहते हैं, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स कहते हैं, या फिर इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने हमें दो टाइप की इकोनॉमिक्स की बात की थी, एक होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ओके, इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो इकोनॉमी जब हमारी फर्म्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से, ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उनको जो फ़ायदा होता है उसे इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, और ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है कि अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो पर्टिकुलर फर्म को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है कि कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो हर इंडस्ट्री में जो हर एक फर्म है उसको क्या फ़ायदा होता है, और यहाँ पे कोई सिंगल फर्म की अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या फ़ायदा होता है, उसे हम इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स होती है जब इंडस्ट्री ग्रो करे कोई तो उसका क्या फ़ायदा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पूछा गया है, इकोनॉमी जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन सेल एंड प्रोडक्टिविटी इज नॉन एज इंटरनल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो इंटरनल इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेसर कॉट्सियन ने इंटरनल इकोनॉमिक्स को आगे डिवाइड कर दिया था, रियल इकोनॉमिक्स एंड पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखिएगा ये किसने डिवाइड किया था, प्रोफेसर कॉट्सियन ने। जो ये मार्केटिंग इकोनॉमिक्स है ये रियल इकोनॉमिक्स का आगे पार्ट होता है। रियल इकोनॉमिक्स हम किसे कहेंगे, जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, यानी कि आपकी एक फर्म जो है वो ग्रो कर रही है तो क्या हो जाएगा, अगर कोई बड़ी फर्म है उसको इनपुट और रॉ मटेरियल क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें खरीदती है, और जब आप बल्क में कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ आपको सस्ती मिलती है। ये रियल इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी होगी, इस वजह से भी आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है क्योंकि आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि आपको लेबर सस्ती मिलती है। ठीक है, यानी कि आप जो लेबर है वो सस्ती खरीद सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर फर्म है जो ग्रो कर रही है और उसकी मोनोपोली चल रही है तो क्या करेगी, लेबर को सस्ते से सस्ता खरीदने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहाँ पे वो क्या कर सकती है, प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है लेबर के। तो अल्फ्रेड मार्शल ने दो टाइप की इकोनॉमिक्स की बात की थी, इंटरनल इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसे हम इंटरनल इकोनॉमिक्स कहेंगे, और जब कोई इंडस्ट्री ग्रो होगी उसकी वजह से जो फर्म को फायदा होगा उसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहेंगे। ओके, और प्रोफेसर कॉट्सियन ने इंटरनल इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल इकोनॉमिक्स और पिक्यूनरी इकोनॉमिक्स। रियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, रियल इकोनॉमिक्स में हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, हमें स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है, हमारा ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है, क्योंकि एक तरह आपको कम रॉ मटेरियल पहुंचाना है और एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल पहुंचाना है किसी जगह पे, तो आपको ट्रांसपोर्ट जो है सस्ता मिलेगा कंपैरेटिवली। ओके, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हर एक फर्म को वहाँ पे फ़ायदा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन होती है। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए जैसे हम बैंगलोर के बारे में सुनते हैं, बैंगलोर में आईटी इंडस्ट्री है, तो बैंगलोर में आईटी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे सारे आईटी प्रोफेशनल जो है वहीं पे जॉब लेने जाएंगे, तो आपको एक तरह से स्किल्ड वर्कर मिलते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करती है तो आपको स्किल्ड वर्कर मिलना आसान हो जाते हैं। ओके, अगर जैसे मान लीजिए बद्दी में, अगर आप बद्दी हिमाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ग्रो करेगा और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इम्प्रूव होगा। जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहीं पे आएगा तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और आपको जो ट्रांसपोर्ट है वो सस्ता मिलेगा। इसी तरह के अगर बैंगलोर में आईटी इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेलीकॉम फर्म्स भी जाएंगी, ठीक है, तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आपको उस जगह पे आसानी से मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए आपकी फर्म किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उस इंडस्ट्री की, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो आपके लिए हर चीज़ की अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए रॉ मटेरियल अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए स्किल्ड लेबर लाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर जाती है तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का, यानी किसी इंडस्ट्री के ग्रो होने का। तो ये क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है इकोनॉमिक जनरेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्केल एंड प्रोडक्टिविटी, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन टू चूज वन इज नॉन एज, वो अल्टरनेटिव जब हम छोड़ देते हैं किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को सबको पता ही होगा इसका आंसर। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहते हैं तो उसके साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। जैसे कि आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने 1 लेबर लगाई हुई है, जब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपने 2 लेबर लगा ली, तो ये जो है एक्स्ट्रा लेबर लगाने का कॉस्ट ये वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक हमारे पास, एक अकाउंटिंग कॉस्ट होता है। अकाउंटिंग कॉस्ट वो होता है जिसमें हम जो फिजिकल अमाउंट में पैसा दे रहे हैं उसे काउंट करते हैं, ठीक है। आपने लेबर ली तो उसको, आपने लेबर को वेजेस दिए वो काउंट करेंगे आप उसके अंदर, रॉ मटेरियल खरीदा उसके लिए आपने पैसे दिए वो आप काउंट करेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर। लेकिन हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, जिसने सारा पैसा लगाया है, अपनी कैपिटल लगाई है, अगर वो इस पैसे को कहीं और लगा देता तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो वो पैसा जो है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट में काउंट नहीं होता, वो पैसा हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट में काउंट होता है। जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट काउंट करेंगे तो हम अकाउंटिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो रॉ मटेरियल लेबर आप लगा रहे हैं उनको यूज़ करने का जो खर्चा आ रहा है आप उसे भी काउंट करेंगे। और अगर हमारे एंटरप्रेन्योर ने अपना पैसा लगाया हुआ है किसी काम में तो उस पैसे को अगर वो किसी और जगह लगा देता और वहाँ से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट में। इसी तरह अगर ये हमारा एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू ना करके कहीं और जॉब कर रहा होता और मान लीजिए वहाँ 50,000 पर मंथ कमा रहा होता तो वो भी हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ओके, सिलेक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि किसी चॉइस को आपने सेलेक्ट किया उसका कितना कॉस्ट है। तो बेसिकली ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कॉस्ट इन्होंने गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन कॉस्ट होता है किसी भी चॉइस को सिलेक्ट करने का कॉस्ट। अगर आपके पास 2 चॉइस हैं, चॉइस 1 एंड चॉइस 2, ठीक है, अगर आप इस पे 40,000 कमा सकते हैं और इस पे 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने चॉइस 2 सेलेक्ट करी, ठीक है, तो आपको कॉस्ट कितना आया 40,000, लेकिन मुनाफा कितना हो रहा है 50,000 का, तो ये आपको सिलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ कर लिया होता तो आपका सिलेक्शन कॉस्ट कितना हो जाता, 10,000 सिलेक्शन कॉस्ट आ जाता आपको, यानी कि इस चॉइस को सिलेक्ट करने से आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है, उसे हम सिलेक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the expenditure method was combined with the income and production method in calculating national income for the first time in India, इंडिया में पहली बार एक्सपेंडिचर मेथड को कंबाइन कब किया गया था इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो ईयर है 1967, यानी कि ऑप्शन 4 है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक रफ सा एस्टिमेट लगाया गया था नेशनल इनकम का, ठीक है, रफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ये किसने लगाया था, ये लगाया था दादा भाई नेहरू ने। कब लगाया था, 1867 से 1868 में। उनकी एक बुक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इस बुक के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू की बुक है, 1867-68 में आई थी, जिसमें इन्होंने नेशनल इनकम का एक रफ एस्टिमेट लगाया था। अब क्योंकि इन्होंने इसमें नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाया था इसीलिए इस बुक के बारे में बहुत बार पूछा भी जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक थी। और कई बार आ जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, वो भी हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने दी थी। तो इससे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक साइंटिफिक एस्टिमेट लगाया गया हमारी नेशनल इनकम का। साइंटिफिक एस्टिमेट कब लगाया गया था, वो लगाया गया था 1931-32 में। ये किसने लगाया था, VKRV राव ने।
तो पहला अगर हम एक तरह से बोलें, अगर अच्छे तरीके से नेशनल इनकम कब मापी गई है, 1931-32 में मापी गई है VKRV राव के द्वारा साइंटिफिक एस्टीमेट जो लगाया गया था। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948-49 में नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। और कौन सी मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट की थी? वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उस टाइम नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी फर्स्ट टाइम 1948-49 में। और 1949 में ही नेशनल इनकम कमेटी भी सेटअप की गई थी। नेशनल इनकम कमेटी 1949 में स्टैब्लिश की गई थी। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? PC महलनोबिस। तो ये सब बातें आपने याद रखनी है। PC महलनोबिस की अगर हम बात करें तो मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था इन वीडियो में कि नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खोला था PC महलनोबिस ने। कहाँ खोला था? कोलकाता में खोला था। कौन से ईयर में खोला था? ये ईयर आपने बताना है कौन से ईयर में खोला था। ये इसकी बात मैं आपके कर चुका हूँ, ये मैंने आपको बताया भी था कि कौन से ईयर में PC महलनोबिस ने कोलकाता में नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खोला था। अब करंटली नेशनल इनकम कौन मेजर करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मेजर करता है। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है ये NSO ऑफिस। और ये हर साल नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सब था नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन जिससे पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा 1967। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को कब कंबाइन किया था इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड से फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? वो है 1967। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचर ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का नेचर नहीं है? फर्स्ट, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जो मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हर जगह। ये बात बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए, तो ये ड्यूरेबल होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। यानी आपका ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमी में 20,000 के नोट निकाल दिया और वो डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो डिविजिबल होनी चाहिए, छोटे छोटे करेंसी नोट होने चाहिए। एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वैल्यू, ये गलत ऑप्शन है। जो करेंसी की वैल्यू है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। करेंसी की वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। जैसे हमारे इस टाइम रुपीज़ जो है वो किस पे पहुंचा गया हुआ है? 85 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो इस तरीके से करेंसी की वैल्यू जो है वो हमेशा वेरी करती रहती है। तो इसके 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए एंड डिविजिबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन? टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम होता है जब मार्जिन प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मार्जिन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये गलत हो जाएगा। मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, ये गलत हो जाएगा। मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए, जब मार्जिन प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि जब मार्जिन प्रोडक्ट जब मैक्सिमम हो गया उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज तो होगा पर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सैचुरेशन पॉइंट आता है। इससे पहले हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होता है और जब मार्जिन प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया उसके बाद मार्जिन प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा टोटल प्रोडक्ट इसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है। मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, जब मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो जाती है। अगर आपने तीनों स्टेज पढ़ी हो तो हमारा प्रोड्यूसर स्टेज 2 में प्रोडक्शन करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो टोटल प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जब मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है वहाँ पर हमारा स्टेज 1 खत्म हो जाती है, स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है। और जब मार्जिन प्रोडक्ट 0 हो जाता है हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब मार्जिन प्रोडक्ट बिगिन करता है फॉल करना तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू होता है डिमिनिशिंग रेट से। इससे पहले वो इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से। तो ये चारों ऑप्शन इसी बारे में है। मार्जिन प्रोडक्ट जब 0 हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर RBI इस्टेब्लिश? RBI कब इस्टेब्लिश हुआ था? RBI इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें 1 अप्रैल 1935 में RBI इस्टेब्लिश हुआ था। और RBI के बारे में याद रखिएगा, RBI के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये RBI के पहले गवर्नर बने थे जब RBI 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इंडियन कौन थे जो पहले बने थे? CD देशमुख। CD देशमुख RBI के गवर्नर कब बने थे? 1943 में बने थे, ये भी याद रखिएगा। और RBI का फाइनेंशियल ईयर क्या है? क्योंकि RBI का फाइनेंशियल ईयर रिसेंटली चेंज हुआ है इसलिए पूछा जा सकता है। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से RBI का फाइनेंशियल ईयर अब अप्रैल टू मार्च हो गया है। पहले RBI का फाइनेंशियल ईयर क्या था? जुलाई टू जून था, जो कि कब स्टार्ट किया गया था? 1940 में स्टार्ट किया गया था। 1940 में RBI का फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू
जून कर दिया गया था। 1935 से क्या चला आ रहा था, जनवरी टू दिसंबर चला आ रहा था, जिसे हमने 1940 में चेंज किया, जुलाई से जून कर दिया। अब 2020-21 से हम इसे दोबारा अप्रैल टू मार्च पे ले आए हैं। अब हमारा आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो है या अकाउंटिंग ईयर कह लीजिए वो अप्रैल टू मार्च है। ओके, और आरबीआई को नेशनलाइज भी पूछा जा सकता है। सबको पता है आरबीआई 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए ये ईयर नहीं पूछते, ये डेट साथ में दे देते हैं कि 1 जनवरी को नेशनलाइज हुआ था, 1 अप्रैल को नेशनलाइज हुआ था, 1 जुलाई को नेशनलाइज हुआ था, या 1 मार्च को नेशनलाइज हुआ था। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। याद रखिएगा इस्टेब्लिश का मंथ है 1 अप्रैल। ओके, नेशनलाइजेज का मंथ है 1 जनवरी, यानी नेशनलाइजेशन जो हुई थी वो 1 जनवरी को हुई थी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफिक डाटा कलेक्टेड बाय सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ सोर्स। जब हम डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करते हैं सेंसस में, तो हम उसमें क्या करते हैं, घर घर जाके क्वेश्चन पूछते हैं, और वो किसके अंदर आता है, प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके अपने सोर्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ऑफ इंडिया वाज कास्ट बेस्ड। कास्ट बेस्ड सेंसस कौन सा था, 1931 में हमारा जो सेंसस हुआ था वो कास्ट बेस्ड था। उसके बाद हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेंसस करवाया था, जिसे हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहा था, वो जो 2011 में कराया था, लेकिन इसका डाटा कहते हैं कभी पब्लिश नहीं करा उन्होंने, कि हमारे कास्ट के बारे में जो सेंसस कराया उसकी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दी गई, पब्लिश नहीं की गई, पब्लिक नहीं की गई। तो इसमें जो ईयर हो जाएगा वो 1931 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ड्रॉन फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट फॉर इकोनॉमी। ये हमें जीएनपी दी हुई है 4850 रुपये, ग्रोस इन्वेस्टमेंट दी हुई है 854 रुपये, और ये करोड़ में है याद रखिएगा, और कंजप्शन दी हुई है हमें 3095 करोड़ रुपीस, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दी हुई है 968 करोड़ रुपीस। हमसे पूछा क्या गया है, नेट एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट कितना होगा। देखिए हमें पता है इनकम किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, जीएनपी हमें कितना दिया हुआ है, 4850 दिया हुआ है, कंजम्पशन है 3095 प्लस इन्वेस्टमेंट है हमारी 854, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हमारी 968 प्लस नेट एक्सपोर्ट हमसे पूछा गया है। ओके, तो अगर आप 4850 में से घटा देंगे 3095, 854 एंड 968, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है -67। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और -67 का मतलब क्या है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है, -67। तो हम कह सकते हैं हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हम किस में चल रहे हैं, डेफिसिट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज गिवन बाय। देखिए स्केर्सिटी ऑफ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, रॉबिन्स ने दी थी। ओके, याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांटलेसनेस डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, तो वांटलेसनेस डेफिनेशन दी गई थी जेके मेहता के द्वारा। एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूमर रियल इनकम। देखिए जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब रियल इनकम किसे कहते हैं, देखिए एक तो मनी इनकम होती है, मान लीजिए आप मंथली 1000 रुपये कमाते हैं, हाइपोथेटिकल मान लीजिए, लेकिन आपकी इनकम बढ़ के 1200 हो गई, तो ये आपकी मनी इनकम इंक्रीज हो गई है। ओके, वहीं पे मान लीजिए आप 1000 रुपये का एक्सपेंडिचर करते हैं और 1000 रुपये में आप 30 चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों का प्राइस कम हो गया, और प्राइस कम होने से क्या हो गया, ये 30 चीज़ें अब आप 800 रुपये में ही खरीद सकते हैं, तो आपकी 200 रुपये इनकम ज़्यादा बच गई। जो 200 रुपये इनकम बच गई, इसका मतलब क्या है कि आपकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो जब हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल होता है, कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन वेदर न्यूज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फिगर शोज। वेदर की जब आप न्यूज़ देखी हो कभी आपने, तो वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर संडे को कितना रहेगा, 29 रह सकता है और मिनिमम 18 रह सकता है। मंडे को 25 रह सकता है, मिनिमम 16 रह सकता है। ट्यूसडे को मैक्सिमम 27 रह सकता है, मिनिमम 17 रह सकता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से रेंज दिखाई होती है कि मैक्सिमम 27 तक जाएगा और मिनिमम 17 तक जाएगा, इसी रेंज के बीच में रहेगा। तो ये जो न्यूज़ में टेम्परेचर दिखाया जाता है, ये एक तरह से क्या दिखाया जाता है, रेंज दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक सेंसस ऑफ CSO डज नॉट बिलोंग टू whom। जो इकोनॉमिक सेंसस है उसमें कौन सी चीज बिलोंग नहीं करती, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखिए, जो इकोनॉमिक सेंसस होता है वो हर टाइप की इंडस्ट्री को कंसीडर करता है। इंडस्ट्री को भी कंसीडर करेगा, सर्विस इंडस्ट्री को भी कंसीडर करेगा और पब्लिक एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री को भी कंसीडर करेगा। एग्रीकल्चर को वो कंसीडर नहीं करता। एग्रीकल्चर का हम अलग से सेंसस निकालते हैं जो हर 5 साल में आता है। आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब आया था और वो कौन से नंबर का एग्रीकल्चर सेंसस था। फिर मतलब जो भी आपका आंसर होगा एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, इसे चेक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर बिलोंग नहीं करता CSO के इकोनॉमिक सेंसस के डाटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में भी बात करी थी कि एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल में आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं, यानी कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि इनकम निकाली जाती है किसी टाइम पीरियड की। इस साल आपकी इनकम कितनी थी या इस मंथ आपकी इनकम कितनी थी, तो एक टाइम पीरियड लिया जाता है हमेशा इनकम के लिए। एक्सपेंडिचर के लिए भी टाइम पीरियड लिया जाता है, ओके। वहीं पे स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, जब आप किसी बंदे से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ सकते हैं किसी चीज़ की वैल्यू। मान लीजिए आपने किसी से पूछना है इस टाइम इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, तो आप बता सकते हैं इस टाइम इकोनॉमी में पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करेंसी के नोट सर्कुलेट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू के नोट सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आप मनी सप्लाई निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप अनएम्प्लॉयमेंट भी बता सकते हैं कि इस टाइम 50% लोगों के पास जॉब नहीं है, या जितने भी % लोगों के पास जॉब नहीं है, आप पर्टिकुलर एक फिगर दे सकते हैं। गवर्नमेंट लोन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर कितना कर्जा है। लेकिन आप कंजम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं बताते कि इस टाइम कंजम्पशन इतनी है। आप एक टाइम पीरियड लेते हैं कि मंथली कंजम्पशन हमारी इतनी है या ईयरली कंजम्पशन इतनी है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बताया जाता है कंजम्पशन को। तो यहाँ पे जो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर पेमेंट्स आर। ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती हैं वो पेमेंट होती हैं जो गवर्नमेंट किसी को देती है और उसके बदले में कोई भी सर्विस या गुड्स नहीं लेती उससे, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट किसी को फ्री में प्रोवाइड करती है और उसके बदले में उससे कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं ली जाती। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ये गलत है। पेमेंट मेड फॉर नो रिटर्न ऑफ सर्विस, ये ठीक हो जाएगा। पेमेंट जब बिना किसी बदले में सर्विस लिए दी जाती है तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। पेमेंट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मॉडल एंड द केन्शियन मॉडल लाइज इन द अजम्पशन ऑफ। क्लासिकल और केन्शियन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था? मनी वेजेस रिजिड है, यानी कि मनी वेजेस आप चेंज नहीं कर सकते। मनी सप्लाई रिजिड है, यानी कि मनी सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते। डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड डिफरेंस था क्लासिकल और केन्शियन के बीच में, या रियल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिफरेंस था? देखिए, क्लासिकल और केन्शियन के बीच में जो डिफरेंस था वो रिजिड मनी वेजेस को लेके था। क्लासिकल क्या कहते थे कि अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हो आप, अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो क्या कीजिए, वेजेस को कम कर दीजिए। वेजेस कम हो जाएंगे, हमारे प्रोड्यूसर को फायदा हो जाएगा। अब वो कम वेजेस पे वर्कर रख सकता है तो वो ज़्यादा वर्कर रखेगा और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो वो ऐसे कहते थे कि इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकती, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी, क्योंकि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट आएगी वेजेस आप कम कर दीजिए, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। केन्स का कहना था कि ऐसा नहीं कर सकते। इसके 2 रीज़न केन्स ने मेन बेसिकली दिए थे, जो मेन रीज़न थे। पहला रीज़न केन्स ने दिया था कि आप अगर मनी वेजेस कम करने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमी में जो होती हैं बहुत सारी ट्रेड यूनियंस होती हैं, यूनियन बनी होती हैं जो कभी भी आपको वेजेस कम करने नहीं देगी। तो आप, एक तो ये रीज़न है कि वेजेस कभी कम नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न ये है कि जो वेजेस हैं वो एक तरीके से लोगों की इनकम है, और जो इनकम है वही डिमांड बताती हैं। तो अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा। अगर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा होता तो वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता और ज़्यादा लेबर हायर करता, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। तो
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्यों आई हुई है? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम है, और अगर आप वेजेस ऑलरेडी कम कर देंगे तो इसका मतलब है आप लोगों की इनकम कम कर रहे हैं, और आप और ज़्यादा डिमांड कम कर देंगे, और जब और ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी, हमारे प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, तो वो और लेबर क्यों एम्प्लॉय करेगा? तो इसीलिए केन्स ने कहा था कि जो मनी वेजेस होते हैं वो रिजिड होते हैं, आप मनी वेजेस को कम नहीं कर सकते, जबकि क्लासिकल का कहना था कि आप मनी वेजेस को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्लासिकल और केन्स के बीच में क्या था? रिजिड मनी वेजेस का था, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू। देखिए, गोल्डन रिवोल्यूशन जो रिलेटेड था वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था। एपीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? हनी बी की प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ जूट क्या था? गोल्डन फाइबर से रिलेटेड था। पोल्ट्री किससे रिलेटेड होती है? चिकन प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। तो आपसे बहुत टाइप की रिवोल्यूशन पूछी जाती है, तो ये सारी रिवोल्यूशन आपने याद करनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, ठीक है। और फादर ऑफ रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या था? ये था। तो ये टेबल पूरी मैंने आपको दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पूरी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे व्हाइट रेवोल्यूशन पूछ ली जाती है, कई बार ब्लू रेवोल्यूशन पूछ ली जाती है, कई बार गोल्डन रेवोल्यूशन पूछ ली जाती है, कई बार ब्लैक रेवोल्यूशन पूछ ली जाती है। तो ये सारी रेवोल्यूशन आपको याद होनी चाहिए, और कई बार फादर ऑफ रेवोल्यूशन भी पूछ लिया जाता है, और कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा आप, इस टेबल को आपने याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे संभाल के रखिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए गवर्नमेंट इज रनिंग सरप्लस इन इट्स बजट वी कैन एक्सपेक्ट दैट पब्लिक डेट विल बी। गवर्नमेंट सरप्लस में है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा बाहर से ज़्यादा आ रहा है, जबकि हमारा पैसा बाहर कम जा रहा है, तो हम इस टाइम सरप्लस में चले हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक डेट यानी हमारा कर्जा जो है वो बढ़ जाएगा। ये गलत है, हमारा कर्जा तो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। या फिर फॉलिंग इफ देयर आर टैक्स कट। टैक्स कट से इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप टैक्स कम कर दोगे तो आपका कर्जा कम हो जाएगा, ये तो गलत है। इससे तो आप अपना सरप्लस और कम कर लेंगे। फॉलिंग इफ द गवर्नमेंट यूज द सरप्लस टू रीपे इट्स पास्ट डेट, यानी कि गवर्नमेंट का कर्जा कम हो जाएगा अगर उस सरप्लस को गवर्नमेंट यूज कर ले अपने पुराने कर्जे को वापस करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, आप अपने कर्जे को कम कर सकते हैं अगर आप उस सरप्लस वाले पैसे को यूज करेंगे अपने पिछले कर्जे को उतारने के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या पता लगता है? हमें पता लगता है उससे मीडियन का। मीडियन का कैसे पता लगता है? देखिए, हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं हमें 1 से 10 के बीच में 3 बच्चों के हैं, 11 से 20 के बीच में 8 बच्चों के हैं, 21 से 30 के बीच में 12 के बच्चों के मार्क्स हैं, 31 से 40 के बीच में 14 बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसे हमें दिए हुए हैं। तो मोर देन 1 कितने के हैं? 3 के हैं। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि मोर देन 1 सिर्फ 3 के नहीं है, इन सब के मोर देन 1 है, तो ये टोटल कितने हो गए? 60 हो गए। मोर देन 11 यानी कि इससे ज़्यादा कितनों के हैं? 8 + 12, ये सब हम ऐड कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 57। इसी तरह मोर देन 21, 31 ऐसे हम निकाल लेंगे सबकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसे हम ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। तो जब हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इसे हम कहते हैं ओगिव। ओके, क्या कहते हैं? हम इसे ओगिव कहते हैं, ठीक है। तो ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लेस देन। इसी तरह हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे जो वैल्यू आती है उसे हम मीडियन कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होगा? मीडियन होगा। और आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओगिव की सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं? तो ओगिव की हेल्प से आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मीडियन हो जाएगा, और ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया कैसा आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल रिजल्ट इन। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे तो इसकी वजह से क्या होगा? हायर लेवल ऑफ इनकम होगा, लोअर लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देखिए, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेती है? गवर्नमेंट या तो लोगों से पैसा लेगी, है ना, टैक्स के रूप में, या गवर्नमेंट बोरो करती है। ओके, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी उस पैसे से, तो एक्सपेंडिचर से लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी रोड बिल्डिंग जो भी बनाएगी उसके लिए वर्कर हायर करेगी, तो उससे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। तो एक बात तो पक्की है कि हायर लेवल ऑफ इनकम होगा, तो ये लोअर लेवल ऑफ इनकम तो
हटा दीजिए यहाँ से। ओके, हाँ, अगर डिस्पोजेबल इनकम लिखा होता फिर हम ये कह सकते थे कि टैक्स बढ़ने से शायद डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इनकम की बात की है, तो इनकम तो लोगों की इंक्रीज होगी। और अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो बोरो करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट लोन ले रही है बैंकों से, और जब वो लोन लेगी तो लोन लेने से क्या होगा, बैंकों के पास पैसा और कम होता जाएगा। तो जब प्राइवेट फर्म बैंक में लोन लेने जाएंगी तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया लोन ले लेके। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इनकम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हायर लेवल ऑफ इनकम, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलत हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ इनकम एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नॉमिनल जीएनपी दी हुई है 2011 की एंड 2013 की, प्राइस लेवल दिया हुआ है 2011 का एंड 2013 का। हमसे पूछा है रियल जीएनपी फॉर द ईयर 2011, और रियल जीएनपी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्राइस लेवल या फिर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, नॉमिनल जीएनपी अपॉन में रियल जीएनपी इनटू में 100। ठीक है, हमने रियल जीएनपी यहाँ पे निकालनी है, तो रियल जीएनपी ऊपर चला जाएगा, नॉमिनल जीएनपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स या प्राइस लेवल मल्टीप्लाई विद 100। तो नॉमिनल जीएनपी हमें कितनी दी हुई है, 2011 की हमने निकालनी है 55,000 अपॉन में प्राइस लेवल कितना है, 2011 का निकालना है, इसलिए हमने 2011 का ही यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम बेस का लेते हैं। अब 2011 से पीछे वाला ईयर तो कोई नहीं दिया हुआ, तो हम 2011 का ही यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा 67.50 मल्टीप्लाई विद 100। ये वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन 1, यानी कि 81,481। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसे टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर ईमेल आईडी है itshardev.singh@gmail.com, इस पर भी आप भेज सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा क्वेश्चन ला सकें, और हो सके तो वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिएगा जिसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उन्हें ईजी रहता है क्वेश्चन को समझना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग, जय हिंद, धन्यवाद।